center of mass of uniform hollow hemisphere. यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर पता है ना क्या होता है? हाँ हाँ सर। सर। स्फीयर को, जो पूरा एक स्फीयर होता है गोल गोल, मान लो एक क्रिकेट की बॉल है, उसको कट कर दो. होलो क्रिकेट की बॉल, दो तरह की बॉल होती है ना, एक पूरी सॉलिड होती है जैसे लेदर की या रबर की होती है, और एक प्लास्टिक की होती है होलो. तो उस प्लास्टिक की बॉल को ऐसे हाफ, उसका दो पार्ट कर दो बिल्कुल इक्वल इक्वल, तो कुछ ऐसा बनेगा. ऐसा बनेगा. ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ सर। समझ में आया क्या? सो दिस इज होलो हेमिस्फीयर. इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है r. ये इसकी रेडियस है r. तो इसका जो सेंटर मास होता है, इसका फॉर्मूला वही है, वैसे ही निकलेगा. ये एलिमेंट मानना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर जो सेंटर मास आएगा, तो मैं डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसका ये सेंटर मास आएगा. एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही आएगा. मान लो ये कोऑर्डिनेट है 0,0, इसका सेंटर 0,0 है, तो एक्स तो जीरो पर ही रहेगा ना. एक्स कोऑर्डिनेट तो एकदम बीच में आएगा ना एक्स के. तो समझ में आया क्या? वाई कोऑर्डिनेट इसका आएगा r/2 पर. इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके बेस से r/2 हाइट पर होता है. लिख लो, ये याद रखना है. समझ में आया? देन इसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर सॉलिड मतलब कैसा? समझ में आ गया होगा सबको सॉलिड कैसा होता है. अभी हमने प्लास्टिक की बॉल को कट किया था, अब कौन सी बॉल कट करनी है? लेदर की या रबर की? पूरी सॉलिड है अंदर से. ठीक है. रबर. ये बॉल जिसको मैंने कट किया है पूरी सॉलिड है अंदर, इसके अंदर भी मटेरियल है. तो मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास और ऊपर आएगा या नीचे आएगा? इसके कंपेयर में, होलो के कंपेयर में कहां पर आएगा बताओ सेंटर ऑफ मास? नीचे. नीचे। नीचे. हाँ, नीचे नीचे आएगा। आएगा नीचे थोड़ा, आएगा. क्योंकि ये पूरा हाँ। पूरा इसमें हर जगह मास है, तो इसका मैक्सिमम मास तो नीचे की तरफ होगा ना. ये ऐसा बॉल है पूरा, है ना. ये वाली में तो क्या था, इसका मास सिर्फ बाउंड्री पर था, बाहर बाहर था, इसलिए थोड़ा ऊपर आया था इसका सेंटर ऑफ मास. इसका थोड़ा नीचे आएगा. इसकी भी रेडियस r है. इसकी भी रेडियस कितनी है? r. तो अगर आपको रेडियस पता है तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा थोड़ा नीचे. ये इसका सेंटर ऑफ मास है. ये इसके बेस से, ये इसका बेस है, इसके बेस से 3r/8. मान लो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटर मास कितना ऊपर होगा? 3 सेंटीमीटर. सॉलिड का सेंटर मास कितना होगा? 3 इंटू 8/8, 3 सेंटीमीटर ऊपर होगा. और होलो का 8/2, 4 सेंटीमीटर ऊपर होगा. समझ में आया क्या? यस सर. हम्म. लिखते जाओ फॉर्मूला. देन लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये सब याद रखना है. सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो कौन. होलो कौन, होलो कौन देखा है? सॉफ्टी खाई है सबने? हाँ सर। कौन वाली हाँ आइसक्रीम. सर। तो होलो रहता है ना, हाँ सर। उसमें आइसक्रीम बाद में डालते हैं. वैसे तो होलो रहता है. या फिर बर्थडे की कैप आती है, बचपन में बर्थडे मनाते थे तो कैप लगाते थे ना, दैट इज होलो कौन. समझ में आया? सो होलो कौन
ये होलो कौन है? मान लो इसकी टोटल हाइट गिवन है हमें। ये बेस से इसकी टोटल हाइट गिवन है h। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है बेस से, आपको याद रखना है कितना ऊपर होता है, h/3 पर। समझ में आया? ये याद रखना है सबको, ठीक है। देन हमने देखा होलो कौन, तो अब हम देखेंगे सॉलिड कौन। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन। सॉलिड कौन, कौन को पूरा अंदर से भर दो, पूरा एक ही मटेरियल है लेकिन पूरा कौन का सेम मटेरियल पूरा भरा हुआ सॉलिड, ठीक है। डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा उसका भी। मान लो इसकी भी हाइट h ही गिवन है, ये h हाइट गिवन है इसकी। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, बताओ होलो के कंपेयर में नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे। नीचे। नीचे होगा। समझ में आया? हाँ सर। इसके बेस, क्योंकि सॉलिड है ना, तो इसका मैक्सिमम मास ऊपर है या नीचे? ऊपर तो बहुत पतला सा है, नीचे है ना पूरा में नीचे। ज्यादा मास तो इसका, तो इसका सेंटर मास हाँ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा h/4 पर। समझ में आया? तो ये तुम्हें याद रखना है सब, रिंग का याद रखना है, डिस्क का याद रखना है, हाफ, ये सब हाफ का पूरे का होता तो सिंपल सेंटर पे होता ना, ठीक है। लिख लो। अगर नॉन यूनिफॉर्म जिसका C1 पूछा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसको फिर हम, उसकी आपको मास की किस तरह से मास वेरी कर रहा है वो देना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। ये भी वैसे इंटीग्रेशन से निकलता है, उसमें फिर हम मास सेम नहीं मान सकते कि डीएम मास का, हर डीएम मास का मास सेम लिया था ना हमने इंटीग्रेशन में, उसमें फिर वो मास वेरी करेगा तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर उसमें मास किस तरह से चेंज हो रहा है वो गिवन होना चाहिए, तभी सोल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर आप बोले थे ना कि वो मोमेंटम का कोलिजन के बाद वाला हाँ इलास्टिक कोलिजन वगैरह वो हाँ इसमें ही है क्या? हाँ, इसी में लास्ट में इस चैप्टर के। लिख लिया सबने? सर तो वो आने को 1 वीक लगेगा और हाँ, बड़ा चैप्टर है बहुत। लिख लिया सबने? यस हाँ सर। सर। हम्म। एक और याद रखना है हमें, इसके अलावा जो जो याद रखना है मैं तुम्हें पहले ही लिखवा रहा हूँ सारे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। एक प्लेट है ट्रायंगुलर, ठीक है।
इसकी भी अगर आपको हाइट गिवन है, बेस से इसके टॉप की हाइट, अगर ये हाइट गिवन है h, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा ना, ये होता है h/3 पर। ये याद रखना है आपको, इसका सेंटर ऑफ मास कितने पर होगा, h/3, मतलब होलो कोन का और इसका सेम फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये सेंटर मास होगा इसका h/3 पर। समझ में आया? लिख लो जल्दी से। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, जैसे हमसे पूछा है ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी लेंथ है a, साइड है a, स्क्वायर है, दोनों साइड a है इसकी। इसमें से ये हाफ डिस्क, इसको कट करके निकाल दिया, इसको हटा दिया यहां से। तो अगर नहीं हटाया होता तो सेंटर मास एकदम बीच में होता कि नहीं होता? हाँ सर। अब बताओ किधर शिफ्ट होगा, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट में होगा, यहाँ कहीं आ जाएगा सेंटर मास। इस जो बची हुई डिस्क है इसका सेंटर मास, ये डिस्क है, प्लेट है, इधर कहीं आ जाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है कितना शिफ्ट हुआ। समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस by which center of mass is shifted। अगर उसमें से ये डिस्क हाफ डिस्क है, इसको कट करके निकाल दिया तो कितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था हमने, तो जिनको कल समझ में नहीं आया था आज फिर से देखना, ठीक है? ट्राई कर रहे हो या मैं करके बताऊं? वो सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं। करो जल्दी। यहाँ पे बताओ मास किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के या फिर लेंथ के या फिर वॉल्यूम के? एरिया। एरिया के प्रोपोर्शनल है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बिफोर रिमूविंग द डिस्क, ध्यान से देखना,
रिमूविंग द हाफ डिस्क, सेंटर ऑफ मास कहां पर था? इस पॉइंट पर था, मान लो ये पॉइंट है O, सेंटर ऑफ मास वाज एट O, था कि नहीं था, है ना? मान लो इसका मास है m1 और जिस डिस्क को हमने हटाया उसका मास है m2, है कि नहीं है? तो टोटल मास कितना होगा? M1 plus M2. टोटल मास होगा m1 प्लस m2। वो एरिया के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? यहां पर मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया है कि नहीं है? तो मास प्रोपोर्शनल टर्म होता है, कांस्टेंट आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू एरिया की टर्म्स में लिख दो तुम तो डायरेक्ट। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? इक्वल टू a स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. है ना? देन m2 मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ हाफ डिस्क विच इज m2, वो कितना होगा बताओ? उसका एरिया कितना होगा? फुल डिस्क। हाँ, इसकी रेडियस कितनी Pi है? r square by 2. इसकी रेडियस कितनी है? A by 2. a/2 है इसकी रेडियस। तो पाई a/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 क्यों किया मैंने? Semicircular. क्योंकि हाँ सेमी सर्कल है, हाफ डिस्क है, तो कितना आएगा? पाई Pi a square by 8. 8। ये m2 आ गया। तो मुझे बताओ m1 मास ऑफ, जिसका मैं सेंटर ऑफ मास बताना है, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट विच इज m1। अगर पूरे टोटल मास में से मैं m2 को माइनस कर दूं तो उसका मास आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। Yes, sir. तो क्या लिख दूंगा? a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 8, ये आ गया m1 का मास आ गया। अब आपको m1 मिल गया, m2 मिल गया। अब देखो m1 यहां पर लिख सकता हूं मैं, इस जगह जहां इसका सेंटर मास मुझे बताना है। m2 कहां लिख सकता हूं बताओ? हाफ डिस्क का सेंटर मास जहां होगा वहां m2 लिख 4r by 3 pi पे. यहां लिख सकता हूं मैं m2। यहां से कितने डिस्टेंस पर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये m2 यहां लिख सकता हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डिस्क का सेंटर, मैंने बोला ना फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिसको फॉर्मूला याद होगा वही क्वेश्चन सोल्व करोगे। 4r by 3. हाँ, ये डिस्टेंस है 4r by 3 पाई। r कितना है? a by 2। A by 2. तो 4a by 6 पाई, r की जगह a by 2 लिख दिया मैंने। समझ में सही लिखा ना? चेक कर लेना एक बार। Yes, sir. तो 2 से 2 टाइम ये हो जाएगा 2a by 3 पाई। समझ में आया? बट ये इधर से डिस्टेंस है, मुझे O से चाहिए, क्योंकि मुझे अगर मुझे ये O तो सेंटर ऑफ मास है दोनों का, ये m1 है, ये m2 है, मुझे ये x1 पता है मान लो और x2 पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, ये लिख सकता हूं ना? यस सर। क्योंकि ये O जो है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है ना, m1 प्लस m2 का सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही आएगा। समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. तो मुझे बताओ यहाँ पर x2 कितना होगा? क्या ये x2 है? नहीं. वो तो यहां से मेजर किया मैंने, इस जगह से। x2 तो ये है, ये A by x2 2 और ये minus x2 है। 2a by हाँ, 3 तो pi. x2 कैसे निकालेंगे? x2 निकालेंगे पूरे, इस पूरे में से ये पूरा कितना है? a by 2। ये पूरा कितना है? a by 2। a by 2 में से ये माइनस कर देंगे 2a by 3 पाई। ध्यान से देखना, फिर कल बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। अभी पूछ लो जो भी डाउट है, ठीक है? x2 क्या निकालेंगे? पूरा a by 2 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं 2a by 3 पाई, तो x2 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ सर। अब देखो, अब m1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। m1 कितना आया था? ये a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 8।
x1 मुझे निकालना है। m2 की वैल्यू कितनी आई थी? पाई ए स्क्वायर बाई 8 इंटू x2। x2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, a बाई 2 माइनस 2a बाई 3 पाई। समझ में आया? ये a स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, x1 की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। जो भी आए वो आंसर है, थोड़ा अजीब सा जरूर आएगा बट दैट इज द आंसर। x1 ही पूछा था ना हमसे, समझ में आया? Yes, sir. लिखो। क्वेश्चन हटा दूं क्या? उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लिख दूं? No, sir. ऊपर पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, जो जो लिखा है उसको हटाऊंगा मैं फिर। अब थोड़ा और आइडिया हो रहा है कैसे करते हैं क्वेश्चन? हाँ सर। ये हटा दो क्वेश्चन क्वेश्चन। ये 4a लेंथ की प्लेट है, स्क्वायर। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ है, इसमें से ये रिमूव कर दिया है, पूरा सर्कल रिमूव कर दिया है, पूरी डिस्क, कंप्लीट डिस्क है। इसकी रेडियस कितनी है? a। A. अब बताओ, फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय विच सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड। बताओ सेंटर मास किधर जाएगा, राइट में या लेफ्ट में? Left. इसका सेंटर ऑफ मास इधर ही जाएगा, लेफ्ट में। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस बतानी है फिर से, x1। तो करना तो वही है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, सोल्व sir. करो, इस बार इजी लगेगा थोड़ा तुम्हें।
हुआ। No, sir. Wait. Sir, pi a upon 16 minus pi. चेक करते हैं। हाँ पाए अपन 16 - पाए मेरा भी आया सर। ये आया सबका। Sir, Sir, pi पाए हाँ बोलो बोलो लाइबा। सर मैं बोल रही हूँ 2 मिनट रुको, सॉल्व कर रही हूँ। ओके सर x2 को a ही लेंगे ना हम लोग, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कल a आएगा, तो यस, ये डिस्टेंस तो होल इक्वली, माइनस। इसका तो सेंटर पे ही आएगा बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास। ये तो इजी है थोड़ा सा। हाँ सर, फिर बराबर। पहले हाफ डिस्क कट किया था, इस बार पूरी डिस्क कट की है, बस इतना सा डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे तुम्हें, ट्राई करना, सोल्व करना उनको, सेम टू सेम भी मिल जाएंगे, ठीक है। डेटा अलग होगा बस। बोलो। तब पाई a बाय 16 माइनस पाई। ओके चेक करते हैं, आंसर तो थोड़ा अजीब सा ही आने वाला है, चेक करते हैं। देखो इधर, ये मान लो ये सेंटर ऑफ मास है इनका ओ पॉइंट पर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। मान लेते हैं इसका मास है m2, इसके मास को मैं बोल देता हूँ m2 और इसके मास को बोल देता हूँ मैं m1। तो m2 का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर और m1 यहाँ पर है। जहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ पर हम उसका मास लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो m1 प्लस m2 बताओ, यहाँ पे मास इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया है यहाँ पर, तो m1 प्लस m2 बताओ। व्हाट इज m1 प्लस m2 टोटल मास? सर m1 + m2 ना, Where? 4a into 4a 16 16 a²। 16a स्क्वायर है ना, 4a into यस 4a सर। 16a स्क्वायर। m2 बता दो हाँ, कि m1 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, m2 निकल जाएगा। a² पाए। पाई a स्क्वायर, तो m1 कितना होगा? a² 16 - पाए। 16a स्क्वायर माइनस, हाँ a स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये m2 आ गया। अब क्या करना है बताओ? अब x2 हमें हर चीज तो पता है, हमें x, हमें क्या क्या पता है, देखो हमें सेंटर ऑफ मास पता है o कहाँ है, हमें m1 का मास पता है, ये x1 हमें नहीं पता, हमें x2 पता है और यहाँ m2 पता है। तो क्या लिखूंगा, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। m1 कितना है, a स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से क्या बचेगा 16 माइनस पाई। x1 मुझे बताना है, m2 कितना है पाई a स्क्वायर, पाई स्क्वायर x2 कितना है, ये डिस्टेंस, ये a a। ही तो है ना, तो इनटू a, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो x1 कितना आएगा आंसर, पाई a अपॉन 16 माइनस पाई। ये आया था क्या? यस सर। हाँ सर। गुड, सही है, समझ में आया। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो करना नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूं तुमसे। अभी तक हमने निकालने वाला किया था, मान लो ऐड कर दो इसमें, जैसे मान लो, करना नहीं है क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बस डिस्कस करते हैं कि मान लो एक ये स्क्वायर है, इसमें मान लो मैंने एक हाफ डिस्क इसमें लगा दी, स्क्वायर का सेंटर मास यहाँ है, मैंने एक हाफ डिस्क इसमें से ऐड कर दी,
डिस्क का सेंटर मास भी मुझे पता होता है यहाँ होता है, तो मैंने पूछा दोनों का सेंटर मास कहाँ होगा, तो निकाल सकते हो क्या? हाँ हाँ सर। Yes, sir. सिंपल है ना। ये तुम्हें ये मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2, निकाल लोगे ये तो m1 m2 एरिया निकाल के निकाल लोगे, इसकी रेडियस और उसकी लेंथ गिवन होगी। अब इनका सेंटर मास जहां पर भी आएगा, जैसे मान लो यहाँ आया इसका सेंटर मास, तो ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2, तो क्या करोगे? m1 x1 इज इक्वल M1 टू x2। समझ में आया? ये टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तुम्हें। ये मान लो टोटल डिस्टेंस है, ये मान लो l है, तो x1 को क्या लिखोगे? x1 एक होगा l माइनस x और एक होगा x। समझ में आया? अरे दो पार्टिकल सिस्टम की तरह निकालना पड़ेगा फिर इसको। आया समझ में? सर फिर इसका आंसर एल के इसमें मिलेगा ना? l जो भी डिस्टेंस है, ये जैसे मान लो ये इसकी ये डिस्टेंस ये a है और इसकी ये रेडियस, इसकी रेडियस भी a है, तो l क्या होगा? l होगा ये a/2 प्लस ये वाली डिस्टेंस। l आपको a की टर्म्स में मिलेगा ना आंसर, तो हाँ सर हाँ। ये क्या होगा? 2a/पाई। तो l कितना होगा? a/2 प्लस 2a/पाई। समझ में आया क्या? अब तुम क्या लिखोगे कि ये m1 है, ये m2 है, ये टोटल डिस्टेंस है l, तो इनका सेंटर मास जहां पर भी होगा इसको मान लोगे x, तो ये क्या बचेगा? l माइनस x। L क्या लिखोगे? X. m इंटू एक्स, m1 इंटू एक्स इज इक्वल टू m2 इंटू l माइनस एक्स, तो x निकल जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर हाँ। कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है ये, मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? लिख लिया सबने? हटा दूं? Yes, sir. अब देखो, जैसे कुछ कभी कभी ऐसे लिखा जाता है जैसे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लैम्बडा। ऐसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, तो ये कुछ नहीं, ये मास पर यूनिट लेंथ है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज M/L। हाँ, मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आया व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? तो लैम्बडा कैसे निकालते हैं? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ कर दो। मैंने कल बताया था ना मास पर यूनिट लेंथ क्या करते हैं। मान लो आपको मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ निकालनी है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? मास पर यूनिट Yes. लेंथ जैसे 2 kg पर मीटर है, मान लो एक रोड है उसकी मास पर यूनिट लेंथ है 2 kg पर मीटर। मैंने बोला 5 मीटर का मास कितना होगा? बताओ कितना होगा? 2 इंटू 10. 5, 10 kg। समझ में आया? इसकी यूनिट क्या होती है? kg पर मीटर। आया समझ में? Yes, sir. देन इसके अलावा क्या होता है? एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, दोनों एक ही चीज होता है। सरफेस या एरियल मास डेंसिटी, बताओ ये क्या है? वो लीनियर था मतलब मास पर यूनिट लेंथ था, ये क्या होगा? इसका सिंबल होता है सिग्मा। बताओ क्या होगा ये होगा मास पर यूनिट एरिया। थीटा। जहां पर मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा वहां पर हम ये यूज करते हैं, जहां पर मास लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है वहां पे लीनियर मास डेंसिटी यूज करते हैं। समझ में आया? तो सरफेस मास डेंसिटी ये क्या होगा? इट इज मास पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? m/a, kg पर मीटर स्क्वायर। जहां पर कहीं kg पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, मतलब वो समझ लो सरफेस मास डेंसिटी है, मतलब उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो उस जितने एरिया से आप मल्टीप्लाई करोगे उसका मास मिल जाएगा आपको। समझ में आया? Yes, sir. देन वॉल्यूम मास डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी।
ये क्या होगा, इसका सिंबल होता है रो। सो व्हाट इज दिस? m/v. हाँ, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। कल भी बताया था मैंने इसके बारे में, है ना। तो रो इज इक्वल टू होगा m/v। एक्चुअल में ये डेंसिटी हुआ, इट इज द डेंसिटी जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, है कि नहीं है? यस सर। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? per meter cube. kg per liter। हाँ, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। समझ में आया? लिख लो जल्दी से। लिख लिया? वेट सर। डन सर। डन। हटा दो, सबने लिख लिया? Yes sir. अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, अब हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया, ठीक है, उतना हो गया है। अब और नई चीज सीखेंगे कि जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सबको पता है ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं जिनका हमने सेंटर ऑफ मास निकालना भी सीखा। जैसे मान लो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसमें ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स है, ये बहुत सारे पार्टिकल है मान लो, ठीक है। और मान लो इनका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, ये इनका सेंटर ऑफ मास है। अभी तक तो ये पार्टिकल रेस्ट पर थे कि नहीं थे? हाँ। Yes sir. मान लो, हाँ सर। मान लो ये पार्टिकल चलने लग जाए। जैसे मान लो ये इधर जा रहा है, 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 तो सेंटर ऑफ मास भी चल सकता है कि नहीं चल सकता है? हाँ सर। Yes sir. सेंटर ऑफ यस मास सर। उनके हिसाब से, समझ में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल चल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी चलेगा, ऐसा जरूरी है क्या? बताओ। No sir. नहीं। इसका बेसिक एग्जांपल देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं फील करवाता हूँ। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल है, दोनों सेम मास के, इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ रहेगा? इनके बीच में ही रहेगा ना। हाँ यस सर। सर। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है। बताओ सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? बीच में सेम पोजीशन पे रहेगा। वो वहीं बीच रहेगा, में ही रहेगा। क्योंकि ये 1 सेकंड बाद ये 2 मीटर आ जाएगा, 1 सेकंड बाद ये 2 मीटर आ जाएगा, तो वो तो उनके एकदम बीचों बीच ही रहेगा ना। पागल, पानी दे। समझ में आया? यस सर। तो ऐसा जरूरी क्या कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसके पार्टिकल अगर चल रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट आता है मान लो जेईई मेंस के एग्जाम में, क्या कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें सारे पार्टिकल चल रहे हैं, बताओ सेंटर ऑफ मास जरूरी है क्या चलेगा? No sir. No. ऐसा कोई जरूरी नहीं। समझ में आया? ये देखो सेकंड एग्जांपल में तुम्हें क्लियर होगा। सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पर ही, पार्टिकल चल रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है ना। तो इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। जैसे मान लो अगर मैं इसकी स्पीड बोलता, इसकी स्पीड अगर मैं बोलता 3 मीटर पर सेकंड, अब बताओ सेंटर मास किधर चलेगा, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। क्योंकि ये ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, ये 3 मीटर, 1 सेकंड हाँ बाद सर। 2 मीटर ही शिफ्ट हुआ और ये 3 मीटर शिफ्ट हो गया,
तो सेंटर मास थोड़ा इधर शिफ्ट होगा उनके एकदम बीचों बीच रहने के लिए। समझ में आया क्या? यस सर। होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. तभी तो उनके एकदम बीचों बीच आएगा। हाँ सर। आया समझ में? तो सेंटर मास चल भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही चलेगा, और रेस्ट पर भी हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी सिस्टम पार्टिकल आर मूविंग देन सेंटर मास इज आल्सो मूविंग, बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फिर से सुनो, ट्रू है। if the particles of the center of mass are moving, if the particle of system of if the particles of the system of particle are moving then the center of mass of that system of particle is also moving। ये ट्रू है क्या स्टेटमेंट? false, ट्रू है। फॉल्स है ना? जरूरी क्या मूव करेगा? नो सर, स्पेशल तो ट्रू क्यों बोल रहे हो कंडीशन। फिर? अगर ऐसा होता तो ट्रू होता। देखो कैसा होता, if particles of the system of particle are moving then the center of mass of that system of particle may be moving। may लिखा हुआ है, is नहीं, is मतलब पक्का मूव कर रहा है, may में हो सकता है मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो बताओ ये सही है क्या? true, यस ये समझ में आया True है ट्रू ये। फॉल्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? उसके लिए एकदम कंसेप्ट एकदम हाँ एकदम सर। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही होते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। तो अब मैं धीरे धीरे टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ कि पार्टिकल मूव करते तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा, ये हमें पता लगाना है। जैसे 2 पार्टिकल में तो बहुत इजी है, बट ज्यादा पार्टिकल हो तो कैसे पता लगाएंगे? और अगर मूव नहीं करेगा तो ठीक है, मूव कर लिया तो कितना करेगा, किस तरफ करेगा? समझ में आया क्या? सेंटर मास का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? अगर बाकी पार्टिकल का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सेंटर मास का कितना होगा? समझ में आया? किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें सीखना है। आया समझ में क्या सीखना है? Yes, sir. हाँ सर। तो टॉपिक लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, टॉपिक लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एसओपी। एसओपी मतलब पता है ना सबको? हाँ सर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यस, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक सिस्टम पार्टिकल बनाता हूं मैं, एक सिस्टम पार्टिकल, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, 3 दिखा रहा हूं मैं, इनका सेंटर ऑफ मास है मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पता है ये मान लो m1 है, ये m2 है, ये m3 है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? बताओ कैसे निकालते हैं? जो तुम्हें पता है वो तो बताओ, कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट? आरसी वेक्टर, ये जो इसका आरसी वेक्टर है, समझ में आया क्या पूछ रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ये आरसी वेक्टर कैसे निकालते हैं बताओ, सेंटर ऑफ मास का? वी नो दैट, लिख लेना, वी नो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ एसओपी इज गिवन एज आरसी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 M1 प्लस M2 प्लस। अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे निकालते हैं ना? हाँ सर। ये r1 r2 r3 क्या है? ओरिजिन से, ये ओरिजिन है। m1 का पोजीशन वेक्टर है r1, m2 का है r2, m3 का है r3। याद आ गया सब? कल पढ़ा था हमने, है ना? ठीक है। अब देखो, हाँ सर। अगर मान लो पार्टिकल चल जाए, अगर मान लो ये पार्टिकल ऐसे चल जाए इधर, मान लो ये डेल्टा r1 चला, कितना चला? डेल्टा r1। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। मान लो ये डेल्टा r2 चला और मान लो ये डेल्टा r3 चला, तीनों पार्टिकल कुछ चले, तो सेंटर मास भी कुछ ना कुछ तो चलेगा ही ना? Yes, sir. यस तो वो चला मान लो डेल्टा rc। तो यहाँ पे डेल्टा r1 क्या है? डेल्टा r1, डेल्टा r2, डेल्टा r3
आर डिस्प्लेसमेंट्स, ये क्या है सब? डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल। समझ में आया क्या? जैसे m1 m2 m3 इनके डिस्प्लेसमेंट आया समझ में? और डेल्टा आरसी क्या है? इज द displacement हाँ, of क्योंकि center of पार्टिकल चल रहे mass. हैं तो डिसेंटर, ये डेल्टा Displacement आरसी of हो सकता है center. जीरो, हो सकता है डेल्टा आरसी जीरो आ जाए। अभी बताया था ना मैंने, जीरो भी आ सकता है, हो सकता है सेंटर मास ना चले तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0. 0. So डेल्टा आरसी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमें नहीं पता कितना है, ये निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बताना है मुझे। समझ में आया? हाँ। तो फाइनली इनिशियली हाँ तो सर. ये था, इनिशियली तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था। फाइनली अगर मैं तुमसे पूछूं फाइनली सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, क्या ये हो जाएगा आर सी प्लस डेल्टा आर सी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? Yes, sir. पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, मान लो डेल्टा, ये था आर सी वेक्टर, ये हो गया डेल्टा आर सी वेक्टर। ओरिजिन तो वहीं के वहीं रहेगा, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा ना, उसको क्या बोलूंगा मैं? आर सी वेक्टर प्लस दोनों डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएंगे ना। समझ में आया? यस हाँ सर। सर। हाँ इज सर। इक्वल टू, अब ये कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला तो वही है m1। अब m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 है या r1 प्लस डेल्टा r1? R1 प्लस R1 plus delta R1. समझ में आया क्या? वैसे तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, बट वो फॉर्मूला कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ। m2 का क्या होगा? सबके डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो, फाइनल पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। मान लो पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से इतना चला, तो उसका पोजीशन वेक्टर इस वाले पोजीशन में ये डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो तो पुराना, अब नया वाला पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये ओरिजिन है, ठीक है? पहले पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से अब यहाँ आ गया, तो ये r1 था, ये डेल्टा r1 है, तो नया पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? r प्लस डेल्टा r, तो नया पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। वैसे एंड सो ऑन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? हाँ। अब देखो हमें तो ये निकालना है, हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, हम डेल्टा आरसी हमें ये निकालना है, और हमें गिवन होगा, ये गिवन होगा हमें डेल्टा r1 डेल्टा r2, ये गिवन होगा। तो देखो इसमें अगर मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखो आरसी वेक्टर प्लस डेल्टा आरसी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं सब में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, प्लस इधर क्या बचेगा? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। देखो मैंने उसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा है। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। हाँ, आया समझ में यस सबको? सर। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट देखो, आर सी इक्वल टू ये है पूरा, है कि नहीं है? तो इस आर सी से तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. हाँ सर. तो यहां से डेल्टा आर सी का फॉर्मूला आ गया। देखो क्या फॉर्मूला है? m1 डेल्टा r1, डेल्टा r1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1, m2 डेल्टा r2, डेल्टा r2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या फॉर्मूला? यस सर। यस सर। याद हो हाँ जाएगा? सर. सेम तो फॉर्मूला है, ये एक फर्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें r1 की जगह डेल्टा r1 से रिप्लेस करना है। आया समझ में? हाँ सर. तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा।
लिखो पूरा। लिख लिया? No, sir. नो अब देखो डेल्टा R1 डेल्टा R2 ये सब क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। और डेल्टा RC क्या है? ये सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मान लो सिस्टम के पार्टिकल सिर्फ एक्स में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो डेल्टा R1 की जगह क्या लिख दूंगा? डेल्टा X1। डेल्टा R2 की जगह क्या लिख दूंगा? डेल्टा X2। समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. सिर्फ y में कर रहे हैं। अगर पार्टिकल सिर्फ x में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो सेंटर मास y में चलेगा या x में चलेगा? बताओ जल्दी। अगर सिस्टम के पार्टिकल सिर्फ x में इधर उधर मूव हो रहे हैं तो सेंटर मास ऊपर नीचे जाएगा या इधर उधर ही जाएगा x में? X में ही जाएगा। X में. X में ही मूव करेगा। सेंटर मास y में तभी मूव करेगा जब पार्टिकल भी y में चल रहे हैं। अगर पार्टिकल सिर्फ x में चल रहे हैं तो सेंटर मास का भी डिस्प्लेसमेंट x में ही होगा। तो उस केस में तुम क्या कैसे निकालोगे? उस केस में ये फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा XC इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। अरे जैसे m1 x1 प्लस m2 x2 नहीं था फॉर्मूला? Yes, sir. sir. वैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है इन x अपॉन m1 प्लस m2। वैसे डेल्टा YC का फॉर्मूला क्या होगा वो लिख के बताऊं या तुम्हें समझ में आ गया? समझ गया सर। आगे समझ में? समझ गए sir. तो एक क्वेश्चन देता हूँ।
समझ में आया क्वेश्चन? नीचे का हटा दो पूरा। ये क्वेश्चन सोल्व करो सब लोग। इसमें क्या फिर गिवन दोनों है के तुम्हें? बीच का डिस्टेंस नहीं गिवन है क्या? क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दोगे? उसकी जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूले में देखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस की जरूरत है क्या? नो सर। हो रहा है? 7 मीटर 7? 13 मीटर 13 मीटर। देखो उधर क्या गिवन है इसमें तुम्हें। ये 6 मीटर 6 केजी वाला जो मास है ये किधर शिफ्ट हुआ है? 5 मीटर राइट में, है ना। मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो m1 का डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है? x में। तो डेल्टा x1 कितना है? 5, है ना। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 केजी। 3 केजी का डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे, मतलब हमसे डेल्टा x2 पूछा है। सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज शिफ्टेड बाय 1 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। इनका जो सेंटर ऑफ मास है, ये दोनों चल रहे, तो इसकी वजह से इनका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है 1 मीटर से। तो डेल्टा एक्स सी कितना गिवन है बताओ? -1 +1 या -1? -1। -1। -1 समझ में आया क्या? अब फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा एक्स सी इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया? वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा एक्स सी कितना है? -1। m1 कितना है? 6। डेल्टा x1 कितना है? इंटू 5 प्लस m2 कितना है? 3। डेल्टा x2 मुझे बताना है, अपॉन m1 प्लस m2 6 प्लस 3। सर -13 आया। ओके, देखते, मतलब लेफ्ट में जाएगा आंसर तो माइनस में आएगा। तो 6 प्लस 3 9, 9 इंटू -1 -9 इज इक्वल टू 30 प्लस 3 इंटू डेल्टा x2। तो 30 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? -39। तो डेल्टा x2 हो जाएगा -39/3, मतलब माइनस का 13 मीटर। तो आंसर क्या आएगा? 13 मीटर टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट। समझ में आया? यस सर। आ गया समझ में? तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ सर। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मान लो आपको y में गिवन होता तो m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 इज इक्वल टू अपॉन m1 प्लस m2 से निकाल लेते। सब में गिवन है तो सबका अलग अलग फॉर्मूला लगा लो। x का डिस्प्लेसमेंट अलग निकाल लो, y का अलग निकाल लो, सबका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। समझ में आया? तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अरे यस नो तो बोलो। हाँ सर। यस हटा दूं? हाँ सर। यस सर। हटा दूं? यस सर। नो सर।
नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एसओपी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एसओपी। अभी हमने ये बताया कि पार्टी सेंटर ऑफ मास कितना चला, है ना। अब वो कितने टाइम में चला उस हिसाब से हम वेलोसिटी भी बता देंगे। समझ में आया क्या? हटा दूं पूरा? हाँ सर। तो अब जब पार्टी सिस्टम के पार्टी, अच्छा फिर से बेसिक कंसेप्चुअल बात करता हूँ कि मान लो ये बहुत सारे सिस्टम के पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये इनका सेंटर ऑफ मास है, ये इनका सेंटर ऑफ मास। मान लो ये m1 है, ये v1 की स्पीड से जा रहा है इधर, ये m2 है, ये v2 की स्पीड से जा रहा है, ये m3 है, ये v3 की स्पीड से जा रहा है, ये m4 है, ये v4 की स्पीड से इधर जा रहा है ना। वेलोसिटी बोल लो v1 v2 v3 तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास की भी कुछ वेलोसिटी होगी, ऐसा जरूरी है क्या? नो सर। हाँ, नो सर। अगर नो सर। मान लो आपको गिवन है, ऐसा गिवन है कि एक सिस्टम, अच्छा अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एक्स सी या फिर अभी फॉर्मूला जो आया था, अभी फॉर्मूला क्या आया था? डेल्टा आरसी। डेल्टा आरसी का क्या फॉर्मूला आया था? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डॉट 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 m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अपॉन, ये आया था ना फॉर्मूला, m1 प्लस m2 प्लस हाँ m3। सर। मुझे बताओ इफ, इसके नीचे ये भी लिख लेना, मैं लिखवाना भूल गया, m1 डेल्टा r1 इन सब का सम अगर जीरो है, m2 डेल्टा r2 एंड सो ऑन इन सब का सम अगर जीरो है, तो मुझे बताओ ये डेल्टा आरसी जीरो हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर। मीन्स हाँ सर। पार्टिकल मूव center of mass will be at rest, it will not move, particles are moving, however हाँ सर, सेंटर ऑफ मास नहीं पता। however particles are moving। अब मूव कर रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी से तो कर ही रहे होंगे ना, जैसे मान लो v1 v2 v3 v4, however particles are moving। समझ में आया कि लिख लेना इससे पहले वाले टॉपिक में। बट सेंटर मास रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। समझ में आया क्या? समझ में आया? सेंटर मास रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी सेंटर मास की? जीरो। जीरो होगी। लिख लिया ये? यस सर। नो सर। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया था वो आज आए तो देख के आए ना लेक्चर, डायरेक्ट तो नहीं आए वरना समझ में कम आ रहा होगा। लेक्चर देख लेना ना कल का। हाँ सर। हटा दूं ये? तो हम तो अब वेलोसिटी वाले टॉपिक पर आ जाते हैं कि ऐसा जरूरी है क्या कि सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा? नो सर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट फिर भी हम फॉर्मूला तो निकालेंगे, फॉर्मूले के बाद ही पता करेंगे जीरो है या नहीं है। अभी नहीं पता मुझे, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। मान लो ये चल रहा है vc की स्पीड से, समझ में आया? ये कितनी स्पीड से चल रहा है? vc की स्पीड से। ठीक है, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। मान लो इस चल रहा है vc की स्पीड से। अब देखो हमें तो पता है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 r1, पहले भी हमने यहीं से शुरू किया था ना, m2 r2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे निकालते हैं ना, एंड सो ऑन। ये पता है ना सबको?
अब मुझे मान लो वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं मैं, अरे फॉर्मूला लिखाया था ना, वेलोसिटी dr/dt होता है, हाँ, या ds by dt होता है, हाँ, क्या sir. याद है ना Yes, सबको? sir. तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो m1 r1 का कौन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? r1 r2 चेंज हो रहा है ना, पार्टिकल चल रहे हैं तो उनका क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है, r1 का sir. डिफरेंशिएशन करूंगा तो r1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dr1/dt ये होगा ना, इसको क्या बोलूंगा मैं? v1। समझ में आया? r2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dr2/dt इसको क्या बोलूंगा मैं? v2। ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो यहाँ पे r1 का m1 तो कांस्टेंट है, r1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? v1 प्लस m2, r2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? v2 प्लस m3, r3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? v3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। समझ में आया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? m1 v1 Yes, sir. प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम। समझ में आया क्या फॉर्मूला? हाँ, ध्यान से देखो, वैसे तो फॉर्मूला यही है बट इसको थोड़ा और अपडेट करते हैं फॉर्मूले को। m1 v1 क्या है? ध्यान से देखो, मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम। ये किसका मोमेंटम है? पार्टिकल M1 का. ये m1 m1 का पार्टिकल मोमेंटम का। है। समझ में आया? तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, m1 के मोमेंटम को मैंने बोल दिया p1, m2 के मोमेंट m2 v2 को मैं बोल दूंगा p2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर। फिर p1 प्लस p2, ऐसे सबका मोमेंटम ऊपर क्या हो रहा है? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3, ये सबका मोमेंटम, ये m1 इसका मोमेंटम, m2 v2 इसका मोमेंटम, m3 v3 इसका मोमेंटम, मतलब कुल मिला के हमें वेलोसिटी निकालनी, तो टोटल मोमेंटम अगर मुझे पता है सिस्टम का सबका, ये सबका मोमेंटम निकाल के ऐड कर दो, है ना? हाँ सर। तो टोटल मोमेंटम क्या आया था? ये p1 प्लस p2 इन सबको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सिस्टम का टोटल मोमेंटम, ऐसे लिख दूं? हाँ सर। हाँ, sir. अपॉन सिस्टम का टोटल मास, m1 प्लस m2 को क्या लिख सकता हूँ? सारे मास को क्या लिख सकता हूँ? अरे बोलो ना। सिस्टम का टोटल मास। हाँ, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो तुम्हें एक और फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मोमेंटम ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला ये होगा मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? देखो ध्यान से, Yes, sir. देखो इधर ध्यान से देखो, फॉर्मूला आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे मान लो ये इस एग्जांपल में देखो, ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें मैंने तुमसे पूछा मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है, बताओ इसका मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो तुम क्या करोगे? तुम ये सब v1 v2 को यूज करोगे या तुम इसको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को यूज करोगे? अगर तुम्हें गिवन है तो सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुम क्या करोगे? सारा मास ऐड कर दोगे और उसको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दोगे और बोल दोगे लो, ये लो सर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। समझ में आया क्या? हाँ, तो क्या कैसे निकालोगे? टोटल मास क्या करोगे? m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सब निकाल के इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर दोगे। समझ में आया क्या?
Yes, sir. हाँ, मान लो एक ही पार्टिकल मूव होता है, मान लो m मास का एक ही पार्टिकल मूव हो रहा है v की स्पीड से, तो इसके सेंटर मास की स्पीड भी तो यही है। समझ में आया? तो इसका हाँ मोमेंटम सर, कैसे लिखते हैं हम? हाँ सर। इसका मोमेंटम कैसे लिखते हैं? mv। तो एम देखो सेम एक जैसा ही फॉर्मूला लेके दिया है मैंने तुम्हें, सेम फॉर्मूला दिया है ना मैंने तुम्हें, कि अलग सा फॉर्मूला दिया है मोमेंटम का। सेम है। बट अप्लाई करने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि सर ये सिस्टम में इतने सारे पार्टिकल है, मुझे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, तो वेलोसिटी किसकी रखूं? बताओ किसकी रखें? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। और मास किसका रखें? मास ऑफ मास सिस्टम। सेंटर ऑफ पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का मास। और देखो कोई भी सिस्टम होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? अरे इस पूरे सिस्टम को मैं हटा के पूरा मास यहाँ सेंटर ऑफ मास पे रख सकता हूँ ना, इस जगह पर पूरा मास रख सकता हाँ सर, हूँ। हाँ, हाँ सर, ये पॉइंट Yes, बना के sir. यहाँ लिख सकता हूँ ना मैं, पूरा मास ऑफ सिस्टम। हाँ सर, तो अब तो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा दो ना डायरेक्ट, मास ऑफ सिस्टम इनटू उसकी वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ सर। तो देखो कुछ नया फॉर्मूला है क्या? ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसा ही फॉर्मूला है। आया समझ में? अब तुम्हें अगर, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें मोमेंटम ऑफ सिस्टम पता है और मास ऑफ सिस्टम पता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता सकते हो, है ना? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ सर, हाँ सर। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसे बताएंगे हम? अगर मान लो तुम्हें बहुत सारे पार्टिकल, एक तरीका तो ये है। अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं पता है तो कैसे बताएंगे? फिर सबका अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? हाँ Yes, सर, sir. अरे ये इसकी जगह तो लिखा था हमने मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह तो आया है। Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर। लिखो। तो जो हमने फॉर्मूला मोमेंटम का पढ़ा था, पॉइंट मास के लिए पढ़ा था, वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना है कि मास है पूरे सिस्टम का और वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, बाकी सेम है पूरा। समझ में आया? देख लिया? नो सर। हमने डिस्प्लेसमेंट बता दिया, वेलोसिटी बता दी, अब क्या बताएंगे बताओ? एक्सेलरेशन। यस। बता दूं? हाँ सर।
मान लो जैसे ये वही सिस्टम है, इसके पार्टिकल सब अलग अलग एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं। मान लो ये a2 से चल रहा है, ये m1 a1 से चल रहा है, ये m4 a4 से चल रहा है, ये m3 a3 से, सबके एक्सेलेरेशन गिवन है आपको। आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन, समझ में आया? मुझे बताओ, हाँ अगर सर। सभी पार्टिकल में एक्सेलेरेशन है तो जरूरी है क्या सेंटर मास में भी एक्सेलेरेशन होगा? नो सर। सेम कंसेप्ट है यहाँ पर भी, ऐसा कोई जरूरी, मान लो सारे पार्टिकल चल रहे थे, सेंटर मास रेस्ट पर था, तो सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलेरेशन भी तो 0 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, Yes, यस sir. सर। हो सकता है पार्टिकल में एक्सेलेरेशन हो बट सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलेरेशन नहीं। हो सकता है पार्टिकल एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहे हैं बट सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर सेंटर मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी तो उसका एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ऐसा हाँ स्टेटमेंट सर। होता है कि if the particles of the system are moving with some acceleration a1 a2 a3 a4, then it is compulsory that the acceleration of center of mass will, then the center of mass will also move with some acceleration। ऐसा कंपलसरी है क्या? नो Yes, sir. सर। नो नो, सर। इट में मूव और मे नॉट। समझ में आया? तो सेंटर मास कैसे निकालेंगे? देखो देखो हमने वेलोसिटी निकाला था, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। हाँ, तो ये फिर से लिखना तुम, है ना, जगह छोड़ देना, अभी क्लास के बाद लिखना, सर। इसके बाद, अभी तो इसके बाद से लिखना, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला आया उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, m1 कांस्टेंट है, v1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dv1/dt। उसको क्या लिखूंगा बताओ? M1 A1 हाँ, M1 A1 प्लस M1 m2 A1 v2 का डिफरेंशिएशन होगा a2, प्लस m3 v3 का डिफरेंशिएशन होगा a3, एंड सो ऑन। और भी पार्टिकल है तो सबका, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ये। तो फॉर्मूला क्या आया? एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आया? M1 A1 m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, ये m1 a1 क्या है? ये किसी का Force। फॉर्मूला है क्या? फोर्स। हाँ, फोर्स। ये फोर्स। मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब ये किसका मास और किसका एक्सेलेरेशन है? सिस्टम का है या पार्टिकल का है? Particle. पार्टिकल का। तो ये m1 का मास है और उसका एक्सेलेरेशन है a1, तो ये जो फोर्स लग रहा होगा ये होगा F1। ये किस पे लग रहा होगा? M1 मास पे। m1 मास पे लग रहा होगा। वैसे m2 a2 इज F2, ये किस पे लग रहा होगा? m2 पर। m3 a3 लग रहा होगा m3 पर। तो ऊपर देखो, सबको मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? Force of system upon mass of हाँ, system। नेट फोर्स ऑन सिस्टम, इट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। समझ में आया? जो बाहर से लग रहा है। समझ में आया? हाँ सर। अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के ऑफ सेंट्रल सेंटर ऑफ मास। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल है। समझ में आया? यहाँ पर एफ नेट क्या है? Yes, sir. नेट फोर्स एफ नेट इज m1 a1, टोटल फोर्स मतलब सिस्टम पर m2 a2 m3 a3 एंड सो ऑन। समझ में आया? समझ में हाँ आया? सर। आगे समझ में?
अब देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफ नेट। सबसे पहले तो यहाँ लिखना अच्छे से एकदम, नेट एक्सटर्नल, इट इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अलग अलग 4-5 फोर्स सब पे लग रहे हैं, तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया क्या ये फॉर्मूला? हाँ सर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पहले आया था मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वैसे ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, उसके अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पता है आपको, तो आप उस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है वो कैसे बताओगे? टोटल मास ऐड कर दो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इनटू उसके सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला वही तो है, हाँ, जैसे मान लो एक पार्टिकल है m मास का, वो a के एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, m। वैसे ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, हाँ सर। इसका टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, और इसका एक्सीलरेशन है ac। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, m टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया क्या? हाँ सर। आया समझ में? सो नेट फोर्स कैसे निकाला? अब मान लो इफ नेट फोर्स एफ नेट सबका m1 m1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन, ये सबको मैंने ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया। समझ में आया क्या? ऐसा भी तो हो सकता है तो 3-4 फोर्स सब पे लग रहे हैं, सब कैंसिल आउट हो जाए। हाँ सर। तो मुझे बताओ a1 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या, a2 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या, नो a3 सर। इक्वल टू 0 नो हो सर। जाएगा क्या? No, sir. नो सर। नहीं, अरे इन पर तो एक्सीलरेशन आएगा ना। हाँ सर। a1 a2 थोड़ा ना 0 होगा, क्या 0 होगा फिर? AC is equal to AC. AC is AC equal अगर to कोई 0. सिस्टम पर AC नेट फोर्स ही नहीं लग रहा है तो 0 सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सीलरेशन नहीं आने वाला है। समझ में आया क्या? अगर ये 0 हो जाए तो हाँ सर। अगर ये 0 हो जाए तो मास 0 में चला जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। 0. इट मींस सेंटर मास रेस्ट पर है क्या? Yes sir. हाँ सर। नहीं सर, हाँ, सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर है। एक्सेलरेशन तो 0 है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी पे। कांस्टेंट वेलोसिटी भी तो हो सकती है। हाँ, इट कांस्टेंट मींस वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी is at rest or moving with कांस्टेंट constant वेलोसिटी। velocity। समझ में आया? आया समझ हाँ में? सर। But a1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0। a1 a2 उनमें तो एक्सेल पार्टिकल तो चल रहे हैं, उनपे तो फोर्स लग रहा है, बट सेंटर ऑफ मास वही के वही है, या फिर अगर चल भी रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। समझ में आया? हाँ सर। Yes लिख sir. लो। तो किसी भी सिस्टम जिसमें बहुत सारे पार्टिकल, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो किस पे डिपेंड करता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर सिस्टम पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। समझ में आया? तो क्या इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा? No. No sir. नहीं हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर कोई सेंटर मास पहले से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 है। समझ में आया? हाँ सर।
लिख लो। लिख लिया? हाँ सर। No, sir. ट्यूशन करते हैं सर, बाकी तो बाकी a body of mass 4 kg moves along plus x direction with speed 20 meter per second. Find the speed with which a 10 kg mass should move along plus y direction such that their center of mass travels along straight line x equal to y. Assume both the particles starts from origin. So this is our question. Solve करो इसको. करोगे सोलिया, मैं बताऊं? कर रहे हो या मैं बताऊं? कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं। करो.
चलो देखो इधर, देखो एक तो बॉडी है 4 kg की, है ना, ये किधर चल रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड। तो मान लो बॉडी चल रही है, इसका मास कितना है 4 kg, ये ओरिजिन से शुरू हुई थी इधर, है ना, कितनी स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया? फाइंड द स्पीड विद विच 10 kg मास शुड मूव अलोंग। एक और मास है 10 kg का, एक और मास कितने kg का है, 10 kg का। वो मान लो वो चल रहा है v की स्पीड से, इसका मास है 10 kg का। ये कितने स्पीड से चलना चाहिए, देखो एक तो इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, तो इनका सेंट्रो मास इनके बीच में किसी लाइन पर होगा ना, यहाँ कहीं होगा सेंट्रो मास इनका, यहाँ होगा सेंट्रो मास। हाँ सर। तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो सेंट्रो मास इधर कहीं जाएगा ना। हाँ सर। क्योंकि मान लो ये जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो सेंट्रो मास इनके बीच में कहीं यहाँ आ जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो हमें क्या गिवन है, सेंट्रो सर। मास इस लाइन पर। हाँ बोलो सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है बहुत आपके। क्या, सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। आई का आवाज आ रहा है? सर किसके बोलने का आवाज आ रहा है। सब म्यूट हो जाओ, बाकी सब लोग म्यूट हो जाओ, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ कि एक तो 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल राइट में जा रहा है 4 kg, हमसे पूछा है कि 10 kg वाला ऊपर कितने से जाना, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ऊपर कितने से जाना चाहिए, सच दैट देयर सेंटर ऑफ मास, इनका सेंटर ऑफ मास ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई, इसका स्लोप कितना होगा, y इक्वल टू x, लाइन का स्लोप कितना होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 1। इसको tan थीटा के इक्वल कर दो, तो थीटा कितना होगा 45। मतलब सेंटर ऑफ मास 45 डिग्री पर चल रहा है। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये कितने डिग्री पर चल रहा है, 45 डिग्री पे। मतलब सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखो, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो एग्जैक्ट 45 डिग्री पर चल रहा है। समझ में आया? ये मान लो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये x इक्वल टू वाई वाली लाइन पर चल रहा है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 45 डिग्री पे कब आएगी, बताओ कब आएगी सेंटर मास की वेलोसिटी? सर क्या बोला आपने? सेंटर मास की वेलोसिटी 45 डिग्री पर किस सिचुएशन में आएगी, जब उसके x और y कंपोनेंट इक्वल हो। मान लो एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, तो इसकी नेट वेलोसिटी 45 डिग्री पर आएगी ना। समझ में आया क्या? हाँ सर। √2 आएगी। तो वैसे सेंटर मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? हाँ सर। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m2v अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस। समझ में आया? हाँ सर। अब यहाँ पर v1 क्या है, m1 है 4, v1 कितना है 20 आई के, है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। प्लस m2 कितना है 10, v2 है v j के, है कि नहीं है? हाँ सर। अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा 14। 14। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आई देखो, 20 इंटू 4 80/14 आई के प्लस 10v/14
जे कैप आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ ये सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई। अब इसका मुझे बताओ, इसका एक्स कंपोनेंट भी मुझे मिल गया और ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट हो जाओ। ये वाई कंपोनेंट है। इसको मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई ना मेरे पास। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो Yes, सिंस sir. थीटा इज 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है, मतलब इसका वेलोसिटी वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड। हाँ सर। तो y कितना है 10v/14, x कितना है 80/14, तो ये 8 टाइम्स 14 से 14 कैंसिल, तो v कितना आया 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये आंसर कितना है इसका 8 मीटर पर सेकंड। आया क्या समझ में? यस हाँ सर। सर। सर फिर से समझाओ ना, मतलब v1 v1 इज इक्वल टू vx कैसे इक्वल है? ओके ओके सर, समझे समझे। ये थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री आ रहा है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे ना इसके सेंटर मास की वेलोसिटी के। ये हाँ कंपोनेंट सर, ये हाँ कंपोनेंट सर, इक्वल होगा ना। हाँ सर, हाँ सर। So ये आया पूरा समझ में? सॉल्व करने के जगह अगर हम लोग लाइबा सीधा, आवाज बहुत कम आ रही, जोर से बोलो। सर अगर हम लोग ये सॉल्व करने के जगह हम लोग मोमेंटम दोनों का इक्वल कर देते तो नहीं होता, तो भी स्लोप होता, फाइंड करके? तो भी होता है। दोनों का मोमेंटम इक्वल है तभी तो नेट मोमेंटम इधर आ रहा है। तो मोमेंटम इक्वल करोगे तो क्या होगा 20 × 4 इज इक्वल टू 10 × v। समझ में आया? तो मोमेंटम से ज्यादा इजी आता ना। बट तुम्हें सबको समझ में नहीं आता वो। अरे समझ में भी आना चाहिए ना। तो v कितना आ जाएगा? दोनों का मोमेंटम क्यों इक्वल कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि नेट मोमेंटम दोनों का, नेट मोमेंटम इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। 45 डिग्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा है नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? आ रहा है, हाँ, आ रहा है। नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम 45 डिग्री पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कब आएगा 45 डिग्री पर? जब ये इसका x में मोमेंटम इक्वल टू होगा y में मोमेंटम के, तभी तो नेट मोमेंटम 45 डिग्री पे आएगा। समझ में आया? आगे समझ में? हाँ सर। लिख लो। सर क्लास कितने बजे तक है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है। डन सर। हो गया? सर आप बोर्ड्स में वेव्स और ऑसिलेशन नहीं पढ़ाओगे क्या? क्या? बोर्ड्स के लिए वेव्स और ऑसिलेशन नहीं पढ़ाओगे? पहले तुम बाकी चैप्टर्स कर लो अच्छे से, ठीक है? पढ़ाने में तो सब पढ़ा दूंगा मैं, बट बाकी चैप्टर भी तो अच्छे से करो। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे चैप्टर तुम पढ़ के जाओ। जितना पढ़ के जा रहे हो वो अच्छे से करके जाओ।